वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसकी वजह ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से फ्लू हो रहा है और मेरी आवाज़ ठीक होकर नहीं दे रही थी और वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा था और आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी और उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरी तबीयत इंस्टाग्राम और इन कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछी है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था इस एपिसोड के लिए, तो इसलिए मैं अपनी ख़राब आवाज़ के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस आवाज़ को माइंड नहीं कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ को ठीक तरीके से आप लोग के सामने पेश कर सकूँ। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिजरेक्शन के अंदर हमने अब तक देखा कि किस तरह से सबसे पहले हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि अर्थ के जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि स्पेस से कोई चीज़ इनकी अर्थ की तरफ आ रही है और उसके अंदर देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक लाइफ मौजूद है। जब वो लोग उसके पास जाने का सोचते हैं और जब वो पूरी की पूरी टीम बना के निकलते हैं स्पेस के अंदर, जिसके अंदर मार्वल का लिटरली हर एक मशहूर हीरो शामिल होता है, चाहे वो एक्समैन हो, फैंटास्टिक फोर हो, एवेंजर्स हो या दूसरी किसी और टीम का क्यों ना हो, और वो सब मिलकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको दिखता है कि वहाँ पे वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस की एक मरी हुई बॉडी होती है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे एक एक करके सारे हीरोज जो हैं वो ज़ॉम्बीज़ बनने लग जाते हैं और उस पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन होता है। और हमने देखा था कि वो गैलेक्टस की इन्फेक्टेड बॉडी जो है वो सीधा अर्थ की तरफ आ जाती है और इस वक्त हम देख रहे थे कि अर्थ पे सिर्फ स्पाइडरमैन था फ्रैंकलिन और वेलेरिया के साथ, जो कि इन लोगों को बेबीसिट कर रहा था। और इसी तरह से हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि जब ये बॉडी अर्थ के ऊपर आके गिरती है तो वहाँ पे सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और ये स्टोरी हमें दरअसल एक फ्यूचर के अंदर दिखाई जा रही है। हमें नहीं बताया गया कि गैलेक्टस के गिरने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। बस इस वक्त हमारी स्टोरी जो है स्पाइडरमैन, फ्रैंकलिन और वेलेरिया के अराउंड घूम रही है, जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग गैलेक्टिस हाइव के अंदर वापसी जाएंगे और वहां जाके अपने पेरेंट्स को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये इनका आइडिया बहुत बुरा साबित होता है, क्योंकि जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि वहां पे दरअसल गैलेक्टिव हाइव होता ही नहीं है। वो दरअसल एक लिम्बो डायमेंशन के अंदर मौजूद है, जहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बैठे हुए हैं और वहीं से ये सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं। और इसी बीच हमने देखा था कि यहाँ पे जब इनको सारी की सारी रियलिटी पता चलती है तो यहाँ पे हमने साथ में देखा था कि वहाँ पे स्पाइडरमैन की मैरी जेन एमजे वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो पीटर पार्कर के पास आ रही होती है। अब आगे इस कहानी की शुरुआत होती है काफ़ी टाइम पहले से। ये उस टाइम की बात है जब गैलेक्टस की बॉडी जो है अर्थ के ऊपर नई नई गिरी थी और ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था। और इस टाइम हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुपर हीरोज नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन, विव जो कि विजन की बेटी है, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, मूनस्टोन, बकी बार्न्स, वॉरलॉक, इलेक्ट्रो जो कि स्पाइडरमैन का बेसिकली विलन है, और फॉर्ज भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉरलॉक जो होता है ये बेसिकली एक तरह का आप समझ लीजिए कि टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस टाइप की चीज़ है, जो कि आधा रोबोट और आधा ऑर्गेनिक है। और वो बोलता है सबको कि अलर्ट, कुछ ह्यूमंस जो है हमारी बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। और इस तरह वहाँ सारे के सारे हीरोज जो अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहीं से बकी अपनी गन लोड करते हुए बोलता है कि चाहे वो कोई भी हो हमें उनको जान से मारना ही होगा। लेकिन स्ट्रेंज बोलता है कि नहीं, जरा एक मिनट रुक जाओ, पहले शूट करने की जरूरत नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन, वेलेरिया और फ्रैंकलिन यहाँ पे पहुंचते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फ्रैंकलिन की मदर जो होती है उन्होंने जो है फ्रैंकलिन को काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो ज़ॉम्बी बन रहा था और स्पाइडरमैन उसको बचाते बचाते यहाँ पे लेकर आए इन लोगों के पास। और यहीं से माइल्स पूछता है कि इसको हुआ क्या है, तो मूनस्टोन कहती है इसको तो ये ऑलरेडी काट चुके हैं। तो बकी बोलता है मुझे माफ करना पीटर, लेकिन अब बहुत दूर हो चुकी है, इस चीज़ से दूर हो जाओ, हमें इसको खत्म करना ही होगा। तो पीटर बोलता है कि इससे पीछे हट जाओ, मैं इसको अभी भी बचा सकता हूँ, हम सब मिलकर इसको बचा सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज आप तो उसको बचा ही सकते हैं, मैंने ठीक कहा ना आपसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं पीटर मुझे माफ करना, लेकिन इस चीज़ से मैं इसको नहीं बचा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आया था और रोते हुए बोलता है तुम लोगों को क्या मतलब है कि तुम लोग मेरी इसमें मदद नहीं कर सकते हो? क्या तुम लोग यहाँ पे एक बच्चे को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? एक बच्चे को भी नहीं बचा सकते हो तुम लोग? तो यहीं पे जो वॉरलॉक का कैरेक्टर होता है बेसिकली ये बोलता है कि हम इसको बचा सकते हैं, मतलब मैं इसको बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद चाहिए होगी। लेकिन जिस तरह से तुम सोच रहे हो हम इस तरह से इसको बिल्कुल भी नहीं बचाने वाले हैं, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ होगी। लेकिन इसी के साथ हमारी स्टोरी अब प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि लिम्बो डायमेंशन के अंदर सुज़न स्टॉर्म ने जो है फ्रैंकलिन को पकड़ लिया है। पीटर जो इस वक्त यहाँ पे एमजे के सामने खड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें काफ़ी महीनों तक ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। तो कहती है अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है पीटर, अब ये चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं क्योंकि तुम अब मेरे पास आ चुके हो। और यहीं से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सुज़न स्टॉर्म जो है वो अपने बेटे फ्रैंकलिन को दोबारा से बाइट मारने के लिए अपने दांत निकालती है। लेकिन इस बार जब उसको काटती है तो उसके अंदर से एक अजीबोगरीब चीज़ निकल रही होती है और वो कहती है कि नहीं ये क्या है आखिरकार, ये तुमने मेरे बेटे के साथ आखिरकार किया क्या है, ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब फ्रैंकलिन यहाँ पे गिरता है तो दरअसल ये फ्रैंकलिन नहीं होता है, बल्कि इसकी बॉडी का अजीबोगरीब टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस में जो है ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। और वो लोग बोलते हैं कि ये तो फैलेंक्स इन्फेक्शन है। तो यहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि पीटर
ये मेरे साथ आखिरकार हो क्या रहा है, मुझे ये क्या हो रहा है। तो पीटर बोलता है कि फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें इतने टाइम से बताने की कोशिश कर रहा था कि किस वजह से तुम्हारी शक्तियां जो है वो चल नहीं पा रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था। तुम जो थे वो उनकी जैसे हो रहे थे, तुम उनकी जैसे मर रहे थे, लेकिन वॉरलॉक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे जैसी एक टेक्नो ऑर्गेनिक बॉडी बनाई है, और इसके जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने तुम्हारे दिमाग जो था उस नई बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। इसी वजह से अब तक तुम्हारी जो है वो एज बढ़ नहीं रही थी और तुम अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं तुमसे सच कहूंगा फ्रैंकलिन, अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और तरीका होता तो मैं बिल्कुल करता, लेकिन इसके अलावा तुम्हें बचाने का कोई और तरीका था ही नहीं। तो अब फाइनली हमें वो बात पता चल गई है कि किस वजह से फ्रैंकलिन की जो है एज नहीं बढ़ रही थी और उसकी जो है पावर्स क्यों वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बेसिकली असली जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो तो उसी वक्त मर गया था जब सूजन स्टॉर्म ने उसको काट लिया था, लेकिन वहाँ पे जो वॉरलॉक का कैरेक्टर है उसने उसकी जैसे एक डुप्लीकेट बॉडी बनाई और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्तियों के जरिए उसके माइंड को जो इस नई बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो उसको ऐसा लग रहा था फ्रैंकलिन को कि वो कभी मरा ही नहीं है और वो वैसा ही है जब तक उसको दोबारा भी काटा ना गया। और यहीं से पीटर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना बड़ी, मैं तुम्हें बता देना चाहता था लेकिन मेरी से शायद गलती हो गई है। लेकिन यही से हम देखते हैं कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ अब वो पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें जो है डिनाई किया है, हम ऑल स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे गद्दारी करने की, इस चीज़ के लिए हम तुम्हें आपस में रीप अपार्ट कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब सूजन यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है पीटर के ऊपर, तो वहीं से एक जोरदार लेजर के जरिए उसको बीच में से आधा फाड़ दिया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी वैलेरिया होती है। और वो यहाँ रोते हुए बोल रही होती है कि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बचा सकती हूँ, लेकिन शायद मैं गलत थी, आप मेरी मॉम हो ही नहीं सकती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वैलेरिया यहाँ पे रोते रोते अपनी उस गन के जरिए सारे के सारे लोगों को मारना शुरू करती है और वो कहती है कि मेरे ख्याल से पीटर तुम हमेशा सही कहते थे, हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अब देखो हम तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गए हैं अपने साथ और हम सब मरने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक बहुत ही मैसिव बैटल का आगाज हो रहा है जहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इन चारों पांचों कैरेक्टर के सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि जो इनकी बिल्ली चूही होती है वो अपने मुंह से कुछ चीज़ें उगलती है और दरअसल ये वही लोग होते हैं जिसको उसने कुछ टाइम पहले अपने अंदर लिया था। तो जिस तरह वो चीज़ों को अंदर ले सकती है वो बाहर भी निकाल सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली इनकी छोटी सी रीइंफोर्समेंट इनका साथ देने के लिए आ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं से एमजे अभी भी इसके पास मौजूद होती है और उसको यही भड़काने की कोशिश कर रही होती है कि ये सच में जो है एमजे है और तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन पीटर उसको बोलता है कि नहीं, ये तुम हो ही नहीं सकती हो, मेरी एमजे कभी ऐसी थी ही नहीं। तो कहती है कि मैं बिल्कुल अभी भी वही हूँ, बस तुम्हें मेरे करीब आने की ज़रूरत है, तो मेरे एक बार करीब आ जाओ पीटर, हम दोबारा से वैसे हो जाएंगे जैसे हम पहले हुआ करते थे, प्लीज़ मुझे इस बार छोड़ के मत जाना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेड यहाँ पे खुशी से पागल हो रहा होता है और हंस हंस के बोल रहा होता है, ये हुई ना बात, इसी चीज़ के लिए तो मैं इस टीम के अंदर आया था, यही तो मैं करना चाहता था, हा 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 हा। कम ऑन मेरी तरफ आओ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे डैडी कौन है। लेकिन अब देखें इससे पहले कि ब्लेड उन पर ज़्यादा अटैक कर सके, पीछे से मैजिक आती है और अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसके वेपन्स को तोड़ देती है और बोलती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम अभी भी क्यों लड़ रहे हो, आखिरकार तुम्हारे यहाँ लड़ने का क्या मकसद है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हें तो फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो कहता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, आखिरकार मैं इस पैराडाइज को छोड़ के कहाँ जाऊँगा हनी, मेरे लिए ये जन्नत है। ओ लगता है कि तुम भी एक बहुत बड़े इंसान हो जिसको मुझे फौरन मारना ही होगा। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे माफ़ कर देना लड़की, और अपने भाई से भी कहना कि मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि पीछे से लोगन उठता है और अपने क्लॉस के जरिए मैजिक की मुंडी उसके धड़ से अलग कर देता है और वहीं पे उसकी तलवार ज़मीन पे गिर जाती है। और यहीं से वैलेरिया चिल्लाती है कि हमारे पास एक ही मौका है, हमें गैलेक्टिक 5 के अंदर जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एमजे पीटर को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वैलेरिया चिल्लाती है कि नहीं पीटर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हारी फैमिली हैं, वो कोई नहीं है। और यहीं से हम देखते हैं कि पीटर की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बोलता है कि तुमने ठीक कहा कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, आई लव यू बेब, या फिर जो कोई भी तुम हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि पीटर वहाँ से जो है अपनी सेंटिनल रोबोट नैना के ऊपर बैठकर वो लोग सब यहाँ से गैलेक्टिक 5 के लिए जा रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल हमारे ठीक पीछे ही हैं। और इस तरह हम देखते हैं क्योंकि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ चुके होते हैं और नैना भी इस वक्त अपने फुल पोटेंशियल के अंदर नहीं है, तो ये फुल स्पीड से यहाँ पे जा नहीं पा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे तुम दोनों पे गर्व है जो तुम लोगों ने आज करा है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि नैना आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तो नैना हम देखते हैं बेसिकली कि दरअसल अपने आप को वहीं पीछे उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर छोड़ देती है और अपने जो हाथ होते हैं उनको एक थ्रस्टर के जरिए पुश करते हुए एक स्पीड से उनको सेंटिनल हाइव की तरफ धक्का दे देती है। और इस तरह फ्रैंकलिन और वैलेरिया चिल्ला रहे होते हैं कि नैना नहीं, हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन पीटर बोलता है कि मेरे ख्याल से गाइस हमें किसी चीज़ को पकड़ लेना चाहिए और वो लोग यहाँ से सीधा जो है गैलेक्टस की बॉडी के अंदर घुसते हैं। और यहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि उन लोगों ने नैना को जान से मार दिया। तो ब्लेड बोलता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन ये बताओ कि सब ठीक है। तो यहीं से हम देखते हैं कि वैलेरिया अपना पीछे से एक हाथ निकालती है जो कि रोबोटिक तरह का होता है और वो कहती है कि मुझे बस यहाँ पे 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर पहुँचता है और कहता है कि तुम क्या खत्म कर दोगी, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन हम देखें कि वो वैलेरिया के ऊपर जब अटैक कर रहा होता है
तो पीछे से फ्रैंकलिन जो अपनी वॉरलॉक वाली पावर इस्तेमाल करता है, अपने हाथ को स्ट्रेच करता हुआ सिल्वर सर्फर को सीधा दीवार से लगा देता है और वो यहाँ पे जो है मैजिक की तलवार को इस्तेमाल कर रहा है और कहता है कि तुमने नैना को मार दिया, तुमने फॉर्ज को, तुमने बेन को मार दिया, तुमने अंकल जॉनी को मार दिया और तुमने मॉम एंड डैड को भी मार दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैंकलिन जो मैजिक की तलवार का इस्तेमाल कर रहा है वो यहाँ पे सीधा जो है सिल्वर सर्फर के 2 टुकड़े कर देता है। आज के बाद से अब तुम किसी को भी नहीं मारने वाले हो। तो यही से वेलेरिया बोलती है कि यहाँ पे अभी और भी आ रहे हैं, तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि हम तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कहती है तुम लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओ क्योंकि मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा। तो पीटर पूछता है कि वेलेरिया आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और ये चीज़ क्या है। तो वो बताती है कि फॉर्ज ने दरअसल ये हैंड जो है एक पावरफुल म्यूटेंट की लाश से निकाला था और उस म्यूटेंट का नाम था गैम्बिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पावर इस्तेमाल कर रही है, ये जो हाथ है, ये किसी और का नहीं बल्कि गैम्बिट नाम के म्यूटेंट का है, जिसको आपको पता है इसके पास एक ऐसी पावर है जो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हाथ लगाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो चीज़ फौरन ब्रस्ट कर जाती है, यानी एक्सप्लोड हो जाती है। तो बेसिकली वो इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी गैलेक्टिस बॉडी को जो है एक्सप्लोड करना चाहती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हैवी हीटर जैसे ग्लैडिएटर, थॉर और मिस मार्वल वगैरह यहाँ पे पहुंचते हैं इनको पकड़ने के लिए। लेकिन वेलेरिया बोलती है कि तुम्हें पता है ना फ्रैंकलिन की इस तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है, तो इस तलवार का इस्तेमाल करो और सबको यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम लोग के पीछे आ रही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सबको एक एक करके टेलीपोर्ट करना शुरू करता है और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि गैलेक्टिस हाइव के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ सिर्फ गैलेक्टिस की बॉडी नहीं बल्कि वहाँ होने वाले सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस धमाके के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो गैम्बिट नाम का म्यूटेंट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है बेसिकली कि अगर वो अपने होश में हो तो वो गैलेक्टिस को हरा सकता है और ये कहीं से छोटी मोटी बात नहीं है। इसी तरह हम इस कहानी के 1 महीने बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं हम तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो चुकी हैं। ये जो प्लाग था, ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ थे, गैलेक्टिस हाइव को ख़त्म करने की वजह से वो ख़त्म हो चुके हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नैना जो सेंटिनल है उसको दोबारा यहाँ पे विव और वेलेरिया मिलकर जो है बना रहे होते हैं और वो उसके इंजन के बारे में डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं। और वो कहती है कि हमें जो इसके नए इंजन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि हम फ्यूजन रिएक्टर इसके अंदर लगा रहे हैं। तो कहती है कि नहीं, हम नैना के अंदर कोई फ्यूजन रिएक्टर इंजन नहीं लगाएंगे। और साथ में हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे लोगन बैठा हुआ होता है, पीटर, वो लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और यहाँ पे ब्लेड जो है फ्रैंकलिन को बेसिकली मैजिक की तलवार चलाना सिखा रहा है और उसको तलवारबाजी सिखा रहा है। तो फिर बोलती है अगर हम फ्यूजन रिएक्टर इंजन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम और क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और एफिशिएंट पावर सोर्स टेक्नोलॉजी के लिए यही है सेंटिनल्स को चलाने के लिए। तुम्हें पता है कि फ्यूजन रिएक्टर अपने अंदर से 24 घंटे जो है गामा रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहा होता है और मैं नहीं चाहती कि नाना जो है वो पूरी रात बाहर हमारा इंतजार करे। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहे। तो विव कहती है ओह अच्छा, तो मेरे ख्याल से हमें सोलर और न्यूक्लियर हाइब्रिड इंजन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहती है हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसी तरह पीटर पूछता है तो और बताओ लोगन, अब इसके बाद हमारा क्या प्लान है। मेरे ख्याल से मुझे स्कूल को दोबारा खोलना चाहिए और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी इस दुनिया के अंदर कुछ म्यूटेंट्स बाकी हैं, तो हमें शायद दोबारा से एक्समैन की तरह उनको ट्रेन करना है और एक नई एक्समैन की टीम बनानी चाहिए। तो पीटर बोलता है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसमें फ्रैंकलिन को भी इंक्लूड ज़रूर करना, वो उसका पार्ट बनना ज़रूर चाहेगा। हाँ बिल्कुल पीटर, लेकिन तुम बताओ कि तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। तो कहता है आई थिंक मैं अब ठीक हो ही गया हूँ और वैसे भी अब ये बच्चे जिनके मैं देखभाल किया करता था वो बच्चे नहीं रहे हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और ये अपना ख्याल अब खुद रख सकते हैं और इसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और एक बार हम नैना को वापसी एक्टिव कर दें तो उसके बाद हम बिल्कुल सेफ यहाँ पे होंगे और हम दोबारा सुपर हीरो गेम को शुरू कर सकते हैं। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें हमें वापसी नॉर्मल होते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से फ्रैंकलिन जो है अपने कमरे के अंदर जाता है और वो वहाँ पे अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए वो किसी और को नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर से बात कर रहा होता है, जिसकी मुंडी उसने अभी भी बचा के रखी है उससे कुछ सवाल जवाब करने के लिए। और बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे पास दोबारा क्यों आ गए हो ऑल्ड स्ट्रॉन्ग, अगर तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली को इस बारे में पता चला तो वो तुम पे काफ़ी गुस्सा होंगे कि तुमने मुझे अभी तक जिंदा अपने पास रखा हुआ है। तो कहता है कि मुझे इस जगह के ऊपर कुछ बुक्स मिली थी, वो बुक्स जो कि चार्ल्स एक्जेवियर ने खुद लिखी थी, उसमें से एक बुक जो थी उन्होंने द ब्रूट्स के ऊपर लिखी थी जो स्पीसीज़ है। और चार्ल्स एक्जेवियर ने अपनी किताब के अंदर बताया है कि हर एक ब्रूट की जो एक क्वीन होती है हमेशा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्रूट इन्फेक्शन यहाँ पे फैला हुआ था इसकी क्वीन आखिरकार कहाँ है। तो ये से सिल्वर सर्फर बताता है कि हमारी क्वीन बहुत दूर है तुम्हारी पहुंच से फ्रैंकलिन रिचर्ड, लेकिन तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है तुम्हारे बारे में और तुम्हारे इन अर्थ के चरवाहों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और तुम और वो जो है बहुत जल्द वापसी मिलने वाले हो। और इस तरह हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर वहाँ से जाता है और आसमान के अंदर एक हमें स्टार जैसा साइन नजर आता है, जिसको देख के आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि ये स्टार जैसा साइन किसी और का नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल का है। इसका मतलब यह है कि जो ब्रूट की क्वीन है वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मार्वेल ही है और वो बहुत जल्द फ्रैंकलिन और इन लोगों से मिलने के लिए आने वाली है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिजरेक्शन का आज लास्ट एपिसोड खत्म होता है, जिसको आपके साथ मैं काफ़ी टाइम से शेयर करता हुआ आ रहा हूँ।
हमने इसको सबसे पहले देखा था पिछले साल नवंबर के अंदर, जब हमें एक वन शॉट कॉमिक दिया गया था जिसमें हमने इसकी स्टोरी का शुरुआत देखी थी कि किस तरह से गैलेक्टस की बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन आता है जिसको पता चलता है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। और वही इन्फेक्शन अब अर्थ पर आता है तो हमें इस बारे में पता चलता है कि दरअसल ये इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक तरह का ब्रूड वायरस है, यानी कि सारे के सारे जो ब्रूड लोग हैं वो इन ह्यूमंस के अंदर घुस के उनको एज अ होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से ये ऐसे बन चुके हैं। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा स्टोरी के एंड में कि गैलेक्टस हाइव तो अब खत्म हो चुका है और साथ में हमने देखा कि जितने से जितने ज़ॉम्बीज थे वो सब उस धमाके के अंदर मारे गए हैं। लेकिन अभी हमें एक बात इस कहानी के आखिर में ये पता चली है कि अभी भी ब्रूड की जो क्वीन है वो जिंदा है, यानी कि जो कैप्टन मार्वेल है, और वो बहुत जल्द फ्रैंकलिन से उससे मुकाबला करने के लिए आने वाली हैं। तो यहाँ से ये बात साफ है कि स्टोरी का यहाँ पे एंड ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़ॉम्बीज रिजरेक्शन के हवाले से कोई और स्टोरी आगे नहीं देखने वाले हैं। डेफिनेटली हम स्टोरी को देखने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे स्टोरी के बारे में पूछें कि मुझे ये स्टोरी कैसी लगी ओवरऑल, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है इसके ऊपर। मतलब जब इसका पहला इशू मैंने देखा जिसमें हमें गैलेक्टस के बारे में दिखाया गया कि वो स्पेस के अंदर है, एक इन्फेक्शन अर्थ की तरफ आ रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हो गया था इस स्टोरी के हवाले से। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी चलती गई तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चली है स्टोरी, और मैंने इसके एंडिंग से भी काफ़ी एक बड़ा धमाका एक्सपेक्ट किया था ज़ॉम्बीज़ के हवाले से और सारे के सारे सुपर हीरोज़ के हवाले से एक ज़बरदस्त मुकाबला होना चाहिए था, जो कि इस सीरीज़ के अंदर हमें नहीं दिखा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ सीरीज़ के एंडिंग से, और एंडिंग भी कोई इतनी मज़ेदार मुझे लगी नहीं है सीरीज़ की। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं इस कॉमिक बुक सीरीज़ को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहूँगा, तो मेरे हिसाब से मैं इसको 10 में से सिर्फ 7 मार्क्स ही देना पसंद करूँगा। और ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इस सीरीज़ को सिर्फ इसलिए रिलीज़ किया गया है ये एज अ प्लॉट डिवाइस काम करेगी, क्योंकि आपको पता है कि लिम्बो डायमेंशन के जरिए हमने देखा था कि किसी भी डायमेंशन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि कॉस्मिक थॉर वाली स्टोरी के अंदर हमने थॉर के एक फ्यूचर विजन के अंदर देखा था कि जो है थैनोस के हाथ सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लग गए हैं, थॉर का हैमर लग चुका है और वह एक ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को लीड कर रहा है। तो उस ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को जो दिखाया गया था वो मेरे ख्याल से वो यही आर्मी थी ज़ॉम्बीज़ की जिसको थैनोस यहाँ से एक्सेस करेगा, और उसी स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने ज़ॉम्बीज़ रिजरेक्शन को रिलीज़ किया है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये तो मेरा अपना ओपिनियन हो गया है। आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताइए सीरीज़ के हवाले से। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ बिल्कुल ही बकवास थी, आप लोग को देखने से इसका टाइम वेस्ट हुआ है, नहीं, काफ़ी ज़्यादा कूल सीरीज़ थी, काफ़ी ज़बरदस्त हमने इसमें मोमेंट्स देखा है, और स्पाइडरमैन का करेज हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर देखा है कि एंड तक उसने जो है फ्रैंकलिन और वैलेरिया का साथ दिया उनको बचाने के लिए। तो आई होप कि इसके हवाले से जब हमें अगली सीरीज़ के बारे में कोई अनाउंसमेंट मिलती है तो उसको भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा आप लोग के साथ, और उसकी स्टोरी कहीं और अगर कनेक्ट होती है तो वो भी मैं आप लोग को ज़रूर अपने चैनल के ऊपर बताऊँगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप इस स्टोरी को 10 आउट ऑफ कितने रेट करना चाहेंगे, और कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा यार कि इस गले को ठीक करने के लिए कौन सा टोटका आजमाऊं। काफ़ी टाइम से सब कुछ करके देख लिया लेकिन आवाज़ ठीक हो गई नहीं दे रही है और तुम लोग की वीडियोस डिले हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कमेंट में बताओ यार, क्या अदरक वाली चाय पिए हैं, क्या कौन सी दालचीनी वाली चाय पिए हैं, जल्दी से बताओ यार, चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर चैनल पे नए हैं आप लोग और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है। आपका भाई आपके लिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी वीडियो बना रहा है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की ऑसम सीरीज हम अपने चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। और जो लोग इस हफ्ते जो है फॉरएवर इविल के नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे थे तो मैं पहले से उनको सॉरी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि उस एपिसोड को रिकॉर्ड करने की हिम्मत मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की आवाज़ में उस एपिसोड को रिकॉर्ड करूँ। तो उस एपिसोड के हवाले से मैं सॉरी करता हूँ और नेक्स्ट वीक आपको फॉरएवर इविल का नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।